हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इन विच फर्स्ट कम गवर्नमेंट कंपनीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो कोई भी कंपनी जो जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास पेड अप शेयर कैपिटल होगी 51% से अबव। 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होगी कम से कम उसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इसके अंदर गवर्नमेंट की आगे सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडेड होगी। ऊपर वाली डेफिनेशन से ये क्लियर है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके पास 51% शेयर होगा और बाकी जो 49% बचा वो पब्लिक में बेच दिया जाएगा। सारी की सारी सब्सिडरी कंपनीज़ है गवर्नमेंट कंपनी की, उन्हें भी गवर्नमेंट कंपनीज़ ही माना जाएगा। इसका एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज़ का इंडिया के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अशोका होटल एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर आती है हमारे पास होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ये दो कंपनीज होती है। होल्डिंग कंपनी मेन कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी उसी कंपनी की आगे कंपनीज होती है। जो मेन हेड ऑफिस होता है, जो मेन हेड होता है, बाकी सारों को जो कंट्रोल करता है वो होल्डिंग कंपनी होती है। अब इसमें भी पढ़ लेते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसे होल्डिंग कंपनी माना जाएगा दूसरी कंपनीज की, अगर उसके पास कोई सब्सिडरी कंपनीज है तो। और ये डेफिनेशन स्पेसिफिकली क्लैरिफाई नहीं करती कि होल्डिंग कंपनी क्या है। जब हम सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है दैट व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या है देख लेते हैं कि अ कंपनी शैल बी डीम टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर। एक कंपनी को दूसरी कंपनी का सब्सिडरी जब भी माना जाएगा जब जो कंपनी होगी, जो दूसरी कंपनी होगी, वो कंट्रोल की जाएगी, वो कंपोजिशन कंट्रोल करेगी कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, या जो अदर होल्ड्स है मोर देन मतलब उसके पास 50% से ज़्यादा का नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होगी उसके पास, या फिर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होगी कंपनी के पास। जो कंपनी है वो सब्सिडरी मानी जाएगी दूसरी कंपनी की, जो कि खुद से भी सब्सिडरी हो सकती है किसी और कंपनी की। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कंपनी बी है वो कंपनी ए की सब्सिडरी है, यानी आगे और कंपनी है उसकी, और जो कंपनी सी है वो सब्सिडरी है कंपनी बी की। जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है, जो कंपनी ए है वो होल्डिंग कंपनी है, उसके आगे जो कंपनी बी है वो सब्सिडरी कंपनी है कंपनी ए की। उसके बाद जो कंपनी बी यहाँ पर होल्डिंग कंपनी बन जाती है आगे और सब्सिडरी की, मतलब कंपनी सी जो है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है किसकी, कंपनी बी की भी, और कंपनी ए की भी बन जाती है। वैसे ही कंपनी डी जो है वो सी की भी बन जाती है, बी की भी बन जाती है और ए की भी सब्सिडरी बन जाती है। ये रिलेशन सेट हो जाता है सब्सिडरी कंपनीज का, ये भी एग्जिट कर सकता है। फिर आती है हमारे पास एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी रिलेशन में ये डिफाइन किया गया है 2013 एक्ट के अंडर कंपनी के, जिसके अंदर जो अदर कंपनी है उसे एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दी जाती है, एक पावर दी जाती है, जिसके अंदर जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड होती है। जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो डिफाइन करता है कि उसके पास कम से कम 20% जो शेयर कैपिटल है पूरी वो होगी, और जो बिजनेस डिसीजंस है वो भी एक एग्रीमेंट के अंदर लिए जाएंगे। फिर जो अमेंडमेंट एक्ट है 2017 वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जो डेफिनेशन है उसको बढ़ा देता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो कंट्रोल आ जाता है 20% का और वोटिंग पावर आ जाती है, और दूसरा पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है बिजनेस डिसीजंस के अंदर। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। इनलैंड कंपनीज वो कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, जो कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है और प्रोविजंस को मानती है। और लेकिन कुछ इनलैंड कंपनीज ऐसी हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, उन्हें गवर्न किया जाता है दूसरे सेपरेट एक्ट के द्वारा,
और उनको अलग मैनेजमेंट के द्वारा अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, चैरिटेबल कंपनीज़ हो गई। ये बाकी कंपनीज से अलग होती है और इन्हें कंपनीज एक्ट नहीं, कुछ दूसरा स्पेशल एक्ट होता है जिससे ये मैनेज और कंट्रोल की जाती है। उसके बाद आती है फॉरेन कंपनीज। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा जो फॉरेन कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया होती है, मतलब इंडिया से बाहर की सारी कंपनीज़ को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। फॉरेन कंपनी की 2 क्लासेज है, नेमली कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया से बाहर, विच एस्टेब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जहाँ जिसका एक प्लेस इंडिया के अंदर भी है। दूसरा, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो कंपनीज जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट की गई पर जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट है प्लेस ऑफ बिजनेस की वो इंडिया के अंदर है, बिफोर दैट डेट, उस डेट से पहले वो यहाँ थी और कंटिन्यू टू हैव एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और अभी भी इंडिया में ही चल रही है। ये आती है फॉरेन कंपनी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें आरओसी के पास सबमिट करने पड़ते हैं। सेक्शन 380 एक्ट का क्या कहता है कि जो भी फॉरेन कंपनी है जो कि अपना बिजनेस इंडिया के अंदर कर रही है, उसे 30 दिनों के अंदर अंदर एस्टेब्लिशमेंट के, मतलब उन्होंने इंडिया में आए, वो उन्होंने बिज़नेस एस्टेब्लिश किया, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसे आरओसी के पास एक सूट फाइल आउट करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं? सबसे पहले एक जो सर्टिफाइड कॉपी है चार्टर की, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेट्यू लिखा हुआ है, मेमोरेंडम, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सब कुछ लिखा हुआ है जो कंपनी का, वो सर्टिफाइड जो होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं हैं तो उन्हें उस कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेशन ट्रांसलेशन का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। दूसरा, जो एड्रेस है रजिस्टर्ड और मेन ऑफिस, मतलब उसका एड्रेस लिखना कंपनी का वो कहाँ है, उसके पर्टिकुलर्स लिखना, डायरेक्टर्स के बारे में लिखना, उसके सेक्रेटरी के बारे में लिखना, नेम और एड्रेस लिखना पर्सनस का जो इंडिया में रह रहे हैं, जिनके अंदर ये अथोराइज किया गया है उन्हें कि वो सर्विस ले सकते हैं या कंपनी को सर्व कर सकते हैं। जो फुल एड्रेस है ऑफिस का कंपनी के बारे में वो भी लिखा होगा, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का इंडिया के अंदर वो भी लिखा होगा। जो पर्टिकुलर्स है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस की, यहाँ शुरू किया यहाँ बंद किया बिजनेस इंडिया के अंदर पहले, तो वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी डायरेक्टर्स की कंपनी की, और द ऑथराइज जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह उन सब के बारे में लिखना पड़ेगा, और कोई और जो इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेस्क्राइब जो भी नेसेसरी होगी वो भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अदर कंपनीज आ जाती हैं खुद, जैसे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़। ये वो कंपनीज़ और एंटरप्राइजेज़ और कॉरपोरेशंस होती है जो मैनेज करती है प्रोडक्शन को और सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। उन्हें कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़, मतलब वो मल्टी कंट्रीज़ में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अंदर अपना उसका बेस मेन हेड एक जगह होता है पर वो फैली बहुत जगह पर होती है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफ़ाइन किया है एमएनसी को एज ए कॉरपोरेशन जिसके पास मैनेजमेंट हेड ऑफिस एक कंट्री में है, ठीक है, जिसे हम होम कंट्री कहते हैं, और वो ऑपरेट करती है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। कुछ ग्लोबली नॉन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, ये सब आ जाती हैं। फिर इसके बाद आती है हमारे पास डिफेंस कंपनी। एक डिफेंस कंपनी वो कंपनी होती है जो कि काम करना बंद कर चुकी है या अब और आगे अपना बिजनेस नहीं कर रही। जो आरओसी होता है, जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ होता है, कुछ पावर्स के अंदर वो सेक्शन 248 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर वो चेकआउट करता रहता है टाइम टू टाइम कि कौन सी कंपनीज डिफरेंट कंपनी में बदल चुकी है, और उसके पास राइट होता है कि वो उस कंपनी का नेम डिलीट कर दे रजिस्टर में से। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है अगर वो कन्विंस्ड हो जाता है, वो ऐसा मतलब उसे पक्का हो जाता है कि जो कंपनी है वो अब अपना बिजनेस और आगे नहीं कर रही है, कि 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं उसके और उसके बाद भी अभी तक उसका कोई फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, तो वो एक एप्लीकेशन भेज देती है उस पीरियड के अंदर अंदर कि वो पता लगा सके कि वो कंपनी डिफंक्ट कंपनी बन गई है। तो वो एक लेटर भेज देती है पोस्ट करके इंक्वायरी करने के लिए कि जो कंपनी है वो अभी भी बिज़नेस कर रही है या नहीं कर रही। अगर जो रजिस्ट्रार है उसे फिर भी रिप्लाई नहीं मिलता है 1 मंथ के अंदर अंदर जब उसने लेटर भेजा, तो उस मंथ के बाद 14 दिनों के अंदर अंदर वो रजिस्टर्ड लेटर
भेज देता है यह कह के कि उसे अभी तक फर्स्ट लेटर का रिप्लाई नहीं मिला है। अगर उसे फिर भी रिप्लाई नहीं मिलता है 1 मंथ के अंदर अंदर, तो जो रजिस्ट्रार है वो एक नोटिफिकेशन दे देगा ऑफिशियल गैजेट को कि जो 3 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं, जब उसने इंटीमेशन चेकआउट वगैरह सब कुछ किया, तो जो कंपनी नेम है उसे हटाने की बात कर दी जाती है कंपनी के रजिस्टर से। और जो ये नोटिफिकेशन है ये रजिस्टर्ड मतलब कंपनी के ऑफिशियल एड्रेस पे भी पोस्ट कर दिया जाता है। उसमें नोटिफाई कर दिया जाता है कि जब तक कंपनी कोई प्रॉपर रीज़न नहीं देती है कि कंपनी क्यों नहीं चल रही है, तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा कंपनीज के रजिस्टर में से। ठीक है। हावे बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी, हाँ पर कंपनी का नेम हटाने से पहले रजिस्टर ऑफ कंपनीज पे जो रजिस्ट्रार है उसे एक एफिडेविट ऑब्टेन करना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर से या होल टाइम जो डायरेक्टर होगा कंपनी का। ठीक है। वो सब कुछ बताएगा उसे कि उसके पास कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं है, अगर होगी या नहीं होगी, तो वो सब कुछ चेकआउट की जाती है उस टाइम। उसके बाद इवन आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जब आरओसी में से रजिस्टर जो है उसका नाम मतलब कंपनी का नाम हट गया, तो जो लाइबिलिटी है कोई भी डायरेक्टर की अगर वो बनती है या मैनेजर की बनती है, किसी ऑफिसर की बनती है कंपनी के किसी भी दूसरे मेंबर तक, वो चलती रहेगी जब तक वो